हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के कुछ अच्छे लेवल के सवाल लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं साइंस के अच्छे लेवल के सवाल। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पहला सवाल क्या कह रहा है। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है मेरा। ये कह रहा है, कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू यानी पिस्सू या प्लीज द्वारा फैला जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा रोग पिस्सू द्वारा फैलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन चेचक है, दूसरा चेचक हो गया, टिटेनस, संप्रीत और पीला बुखार। तो ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है आमतौर पर कौन सा रोग चेचक मतलब पिस्सू से होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों मेरा। इसका आंसर होगा दोस्तों पीला बुखार। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पीला बुखार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरा पीला बुखार। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू से होता है। तो कौन सा रोग होता है दोस्तों मेरा पिस्सू से। प्लीज आमतौर पर पिस्सू से रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ये कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है। मैं कहने का मतलब है धातु भी होनी चाहिए और वो सबसे कठोर भी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला है ऑप्शन सोना, दूसरा लोहा, प्लेटिनियम और टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचोगे दोस्तों सोना है, लेकिन सोना दोस्तों धातु नहीं है, ये कार्बन का एक ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है सबसे कठोर धातु कौन सी है दोस्तों मेरी, इसमें प्लेटिनियम। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, प्लेटिनियम। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी है, प्लेटिनियम मेरी सबसे कठोर धातु है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है मलेरिया रोग ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है मलेरिया रोग कौन से मच्छर से के काटने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो मलेरिया रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। इसमें क्यूलेक्स हो गया, एनाफिलीज मच्छर हो गया, मादा मच्छर, डोंगी और नर एनाफिलीज मच्छर। ठीक है दोस्तों, तो ये किससे काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है दोस्तों, किसके काटने से होता है, ये होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। ठीक है दोस्तों, तो किसके काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है जीवों में अनुवांशिक लक्षण लक्षण संतान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे जीव होते हैं उनमें अनुवांशिक लक्षण संतानों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप देख रहे हैं राइबोसोम द्वारा पाए जाते हैं, या क्रोमोसोम द्वारा, या प्लाज्मा द्वारा, या लाइसोसोम द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं मेरे दोस्तों क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा होते हैं, क्रोमोसोम द्वारा पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, क्रोमोसोम के द्वारा अनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये कह रहा है कि बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा एक रोग होता है बेरी बेरी का रोग। ठीक है दोस्तों, ये किसकी कमी से होता है, ये विटामिन की कमी से होता है दोस्तों। अब कौन सी विटामिन है दोस्तों, अब जैसे इसमें लिख रहा है दोस्तों आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन बी की कमी से, या कैल्शियम की कमी से। तो दोस्तों विटामिन ए की है इसमें, कौन से, विटामिन बी की कमी से। ठीक है दोस्तों, तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है ना बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है चावल पकाना कहाँ कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, आप जो चावल उबालते हैं दोस्तों, कहाँ पर कठिन पकेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, पर्वतों की शिखर पर, समतल दर्पण पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे और कहीं पर भी एक जैसा है। तो कहने मतलब है जो चावल कहाँ पकेंगे दोस्तों, कहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है दोस्तों। तो कहाँ का टेम्परेचर कम होता है दोस्तों, पर्वतों पर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर होता है मेरा, पर्वतों पर टेम्परेचर मेरा बहुत कम होता है। वहाँ पर जो पानी है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर उबलने लगता है, कम पर। ठीक है दोस्तों, पूरे 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबलता, उससे कम कम पर ही उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पर पकाना कठिन होगा दोस्तों चावल, पर्वतों की शिखर पर। ठीक है दोस्तों, पर्वतों पर। आपने देखा होगा दोस्तों, जो पर्वत पर जो हमारे मतलब जो वहाँ पर रहते हैं मनुष्य रहते हैं, तो दोस्तों वे लाल लाल पाए जाते हैं। वे किस कारण पाए जाते हैं लाल लाल दोस्तों, वे इसी कारण पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ जो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो दोस्तों वायुदाब कम होता है। तो दोस्तों वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हमारा शरीर खुद ऑक्सीजन पैदा करता है, तो उसमें खून की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, चावल पकाने कहाँ कठिन होता है दोस्तों, पर्वत। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, पर्वत के शिखर पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहे हैं रेफ्रिजरेटर में थर्मोसेट का कार्य क्या होता है, मतलब कहने मतलब है जो हमारा फ्रिज होता है दोस्तों, फ्रिज उसका काम क्या होता है दोस्तों। पहला ऑप्शन है तापमान को कम करना,
हिमालयन ताप को बढ़ाना, एक समान ताप को बनाए रखना और गलनांक को घटाना। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो सवाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जो होता है हमारा, उसका क्या काम होता है दोस्तों, उसका काम होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, क्या काम होता है, एक समान ताप को बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, तो क्या काम होता है, एक समान ताप को बनाए रखना उसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व क्या है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे नाभिकीय रिएक्टर होता है दोस्तों, उसके लिए अनिवार्य तत्व क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, निकिल है, कोबाल्ट है, जिरकोनियम होता है, टंगस्टन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कौन सा तत्व है, तो दोस्तों इसमें कौन सा तत्व होगा, जिरकोनियम इसके लिए अनिवार्य तत्व है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है, तो कौन सा है मेरा दोस्तों, जिरकोनियम। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट कैसी एक धातु है दोस्तों, किस में प्रयोग किया जाता है, ये कैंसर की जांच के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये किस में पाई जाती है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाई जाती है दोस्तों। ये कौन सी में, विटामिन B12 में पाया जाता है दोस्तों मेरा, कौन सा, कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है विषाणु वृद्धि करना है, मतलब विषाणु जो होता है हमारे, जो वायरस होता है दोस्तों, वृद्धि किस में करता है, मृत शरीर में, जीवित कोशिका में, पानी में या चीनी के विलय में। तो ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है ना वायरस जो होता है दोस्तों हमारा, वायरस किस में वृद्धि करता है, तो दोस्तों किस में करता है, वो जीवित कोशिका में पाया जाता है दोस्तों, वृद्धि करता है वायरस का दोस्तों। आप वायरस कभी ख़त्म नहीं होता, कभी नहीं मरता दोस्तों। ये आप अगर इसे एक बोतल में बंद करके रख दो ना, और कई हज़ार साल बाद इसे दोबारा खोलोगे तो दोस्तों ये फिर उसके वातावरण आते ही दोबारा क्रिया करने शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो वातावरण में वायरस एक ऐसा मतलब होते हैं, विषाणु है कि ये कभी भी मृत्यु नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, जीवित कोशिकाओं में ये वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, किस में करता है वृद्धि मेरा, जीवित कोशिका में करता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि गैसों के आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है गैसों का जो दोस्तों आंशिक दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दोस्तों जैसा आप सभी देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यूटन ने, दूसरा है आइंस्टीन ने, और तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों, डाल्टन ने, और चौथा है फर्मी ने। तो दोस्तों जैसा आप सभी देख रहे हैं भाई, पहला ऑप्शन किसने दिया दोस्तों, न्यूटन ने, दूसरा है आइंस्टीन ने, और तीसरा है डाल्टन ने, और चौथा फर्मी ने। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या, डाल्टन। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर होगा दोस्तों मेरा क्या, डाल्टन ने एक आंशिक दाब, गैस के आंशिक दाब को प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, किसको प्रतिपादित किया था, गैस का जो दबाव होता है दोस्तों, किसने प्रतिपादित किया था, ये क्या था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे, जॉन डाल्टन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों हृदय का पहला, ठीक है दोस्तों क्या कह रहा है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। कहने का मतलब है जो हमारा दोस्तों हृदय बदलवाया था, तो वो किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बदलवाया था दोस्तों, किसने बदलवाया था, डॉक्टर विलियम हार्वे ने, हॉकिंस ने, लुईस पास्चर ने, और कृष्ण बर्नार्ड ने। तो दोस्तों हृदय जो हमारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापना कर किसने करवाया था दोस्तों, ये कहा था कृष्ण बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों, 1972 में। ठीक है दोस्तों, कब करवाया था, 1972 में इसने अपना हृदय प्रतिस्थापित किया था, 1972 में कृष्ण बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्ण बर्नार्ड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है मानव आँखों की पुतली जिस पर एलेकाइड की अति तनु विलय में फैल जाती है, वह क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, एडीन, एफिडीन, एनेक्विन, एट्राफिन, एडिनल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कह रहा है मानव की आंखों की पुतली, दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर होगा दोस्तों मेरा एट्रिपिन। तो क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, एट्रिपिन। कह रहा है ना कि मानव की पुतली जिस पर एल्काइड के अति तनु विलय में फैलाई जाती है, तो क्या वह कौन सी है दोस्तों, एट्रापिन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है दोस्तों, ऑक्सीकारक कहलाता है, क्षारीय प्राकृतिक का हो जाता है, अम्लीय प्राकृतिक का होता है, और अपचय होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारा एसिड वाटर होता है दोस्तों, जो हमारे आपने देखा होगा बोतल आती है दोस्तों सोडा वाटर की, तो वो उसमें क्या निकलता है दोस्तों, तेजाब टाइप का निकलता है दोस्तों, गैस टाइप का निकलता है। तो दोस्तों
तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारे कैसे अम्लीय प्रकृति का। ठीक है दोस्तों, जिसका अम्लीय कैसे कहते हैं दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे क्या बोलते हैं अम्लीय, और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे क्या कहते हैं उदासीन, और 7 से अधिक होने पर क्या होता है दोस्तों क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है क्षारीय होता है। तो दोस्तों इसका पीएच मान 7 से कम है तो दोस्तों क्या होगा अम्लीय होगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल आ चुका है। ये कह रहा है शीत रक्त वन प्राणी हो जाता है, मतलब जो दोस्तों हमारा ठंड होती है, जाड़ा आता है दोस्तों, उसमें जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं दोस्तों जो जाड़े को सहन नहीं कर पाते। आपने कभी देखा होगा जो हमारे घर में छिपकली होते हैं दोस्तों, आपको जाड़े के अंदर कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जाड़े में कहाँ चली जाती है दोस्तों, तो वे ऐसी होती है दोस्तों, वे जाड़े में नहीं रह सकती। तो वे अपने आप को शरीर को डिहाइड्रेशन में ले आती हैं दोस्तों, अपने शरीर को कैसे ले आती है डिहाइड्रेशन में ले आती है, और उसे वो तब तक उस शरीर को ऐसी रहती है दोस्तों जब तक कि गर्मी मौसम बदल ना जाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कौन सी प्राणी है, जैसे कि आपने मछली होगी, छिपकली होगी, मेंढक हो गया, तो ये दोस्तों सभी है, इसमें सभी ऐसे जानवर है दोस्तों जो हमारे रक्त मतलब जो अपने शरीर को काय में डाल लेते हैं दोस्तों, ठंड में एक डिहाइड्रेशन में डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सभी। ठीक है दोस्तों, भाई आपने देखा होगा तब हमारे जो दोस्तों समुद्र पर जो मतलब जो नदी होती है दोस्तों, उस पर जब बर्फ़ पड़ता है तो दोस्तों ऊपर की परत जम जाती है, तो दोस्तों इसके नीचे जो मछली होती है वे अपने शरीर को डिहाइड्रेशन में डाल लेती है और उसमें ऐसी ही रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये सारे सभी ऐसी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित रेशों में कौन पौधे के तनों का उत्पादन नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, कौन पौधों के तनों का उत्पादन नहीं कर सकता, कहने का मतलब जो तनों से पैदा नहीं होता। तो दोस्तों जैसा होगा सन हो गया मेरा, पटसन हो गया, जूट हो गया या कपास हो गया। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, इसका होगा कपास। ठीक है दोस्तों, जो पौधे के तनों का उत्पादन नहीं कर सकता कौन सा है दोस्तों, कपास है, जबकि ये भी तने से उत्पादन करेगा, ये भी और ये भी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, कपास होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर होगा इसका, कपास। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि नाभिक विखंडन में ऊर्जा विमोचन होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे नाभिक विखंडन होते हैं उसमें जो ऊर्जा हमारी कहाँ से मिलती है, प्रकाश के रूप में मिलती है हमें, ताप के रूप में मिलती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में मिलती है, या यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मिलती है। अब दोस्तों जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा आपने दोस्तों, नाभिक रिएक्टर। ठीक है दोस्तों, इसमें नाभिक रिएक्टर के अंदर दोस्तों क्या होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, एक तो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों और एक होता है प्रोटॉन, और इसके बाहर कौन चक्कर लगाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो न्यूट्रॉन होगा एक, प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है दोस्तों, प्लस धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर होता है दोस्तों नेगेटिव आवेश यानी कि ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन एक ऐसी धातु है, ऐसा तत्व है जिस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि नाभिक के विखंडन में ऊर्जा विमोचन होती है। तो दोस्तों कहाँ पर होती है, ये होती है रासायनिक रूप में, क्योंकि दोस्तों रसायन में ही पढ़ा होगा आपने, रासायनिक परिवर्तन से ही हमारे क्या होता है, नाभिक रिएक्टर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये दोस्तों क्या कह रहा है, ये कह रहा है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा क्या कहलाती है। कहने मतलब है जो दोस्तों मानव का अध्ययन, त्वचा का जो अध्ययन किस शाखा के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा है फिजियोलॉजी में एंट्रोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डेंट्रोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दोस्तों डेंट्रोलॉजी। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, डेंट्रोलॉजी, क्योंकि हमारी त्वचा का अध्ययन किस में किया जाता है दोस्तों, डेंट्रोलॉजी में हमारी त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब जैसे देख रहे हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है सबसे बड़ा कुल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो दोस्तों पौधे होते हैं उसके जो कुल होते हैं, आपने देखा होगा कि आलू एक कुल में होगा, फूल पौधे एक कुल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है उनमें सबसे बड़ा कुल कौन सा होगा। तो जैसे देख रहे हैं आप, लिलिएसी, सिलेनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा, सबसे बड़ा कुल कौन सा होगा तेरा, कंपोजिटेसी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा मेरा, कंपोजेटेसी, ये होगा दोस्तों कंपोजेटेसी। ठीक है दोस्तों, कौन सा होगा मेरा सबसे बड़ा कुल, कंपोजेटी जेटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दोस्तों ये कह रहा है एग्रीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। अब आपने देखा होगा तो दोस्तों ये किसकी शाखा है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं हम, तो एपीकल्चर में दोस्तों शहद का अध्ययन करते हैं, रेशम का, सेब का, या लाख के। तो दोस्तों एपीकल्चर में करते हैं हम किसका अध्ययन, मधुमक्खी के पालन का। ठीक है दोस्तों, किसका करते हैं, मधुमक्खी के पालन का।
तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? मधुमक्खी के पालन का। तो मधुमक्खी किसमें मिलती है दोस्तों? शहद देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? शहद होगा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने सभी को पता होगा दोस्तों, मधु एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन होता है। लेकिन दोस्तों इसमें मधुमक्खी का तो आंसर है ही नहीं। तो दोस्तों इससे संबंधित कौन सा आंसर है? शहद। तो दोस्तों क्योंकि मधुमक्खी किस का निर्माण करती है? शहद का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, रेशम किस में बोलते हैं दोस्तों? रेशम को बोलते हैं सेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, और सेब को बोलते हैं, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ओक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? शहद का उत्पादन करती है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लास्ट सवाल है। ये कह रहा है कि लोहे की, ठीक है दोस्तों, कि लोहे की सतह पर लगाए जाने वाले पेंट लोहे के जंग से लगने से बचाता है, क्योंकि वह है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो आपके घर में जो मतलब लोहे की चादर होती है, गाटर सिल्ली टाइप में होता है दोस्तों, तो उन पे आपने देखा होगा पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उस पर दोस्तों जो हमारा जंग लग जाता है उससे बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, किससे? जंग लगने के बचाने के लिए। अब दोस्तों आपको पता होगा जंग किस वजह से लगता है? एक तो ऑक्सीजन की कमी, हवा में ऑक्सीजन की वजह से, और एक नमी की वजह से। ठीक है दोस्तों, जब हमारे किसी लोहे पर एक पानी हो जाएगा और उस पर ऑक्सीजन आकर गैस क्रिया करेगी, तो दोस्तों क्या का निर्माण करते हैं? ये करते हैं जंग का निर्माण। और जंग लगने पर लोहे का वजन दोस्तों क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीजन और नमी लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन और नमी लोहे के संपर्क में नहीं आएगी तो दोस्तों जंग भी नहीं लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों मेरा क्या? ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप बताना कि आप इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने आंसरों का सही आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, कितने प्रश्नों का आपने सही आंसर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए दोस्तों, तो इसकी PDF आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ पर जाकर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।